अध्याय 2361 छोटी लाल चिड़िया दिखावा करती है। हान सेन और रक्त किरण के चेहरे आपस में सट गए। हान सेन झिझक रहा था, सोच रहा था कि क्या उसे रक्त किरण को अपने साथ अभयारण्य ले जाना चाहिए। अगर अभयारण्य की शक्तियां उस जीव को नुकसान भी पहुंचाती तो भी उसे वहीं सॉसेज में दबा दिए जाने से बेहतर था। इंद्रधनुषी समुद्री शंख हिला तक नहीं। वह हान सेन और रक्त किरण को कुचलने की क्रूर कोशिश में शीशे को नीचे धकेलता रहा। काला समुद्री शंख शीशे के ठीक बाहर खड़ा था और वह थोड़ा खुश लग रहा था। वह थोड़ा सा हिला और उसके खोल से छोटी छोटी काली चीजें निकलीं। वे काले समुद्री शंख थे। वे छोटे छोटे समुद्री शंख शीशे के चारों ओर पानी के ज्वार की तरह फैले हुए थे। उनकी संख्या अनगिनत थी और वे स्याही के बादल जैसे लग रहे थे। हान सेन को उनकी तरफ देखते ही एक सिहरन सी महसूस हुई। अगर शीशे ने उसे कुचलकर चूर चूर कर दिया तो उसे मरते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं होगा। उसकी लाश को भूखे समुद्री शंख निगल जाएंगे। जैसे ही हान सेन ने अपने दांत पीसकर अपने रक्त नाड़ी सूत्र का उपयोग करके अभयारण्यों की ओर लौटने की तैयारी की, उसके ऊपर एक सुंदर लाल प्रकाश प्रकट हुआ जो समुद्र की गहराई में चमक रहा था। उसके बाद हान सेन ने समुद्र के पार एक जलती हुई लौ को झपट्टा मारते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वलन फीनिक्स पक्षी स्वर्ग से उतर रहा हो। अजीब सी लाल रोशनी उसकी लपटें थीं। काले समुद्री शंख और इंद्रधनुषी क्रिस्टल वाले समुद्री शंख ने फीनिक्स को देखा। काला समुद्री शंख डरावना था और वह तुरंत अपने खोल में वापस चला गया। कुछ ही क्षण बाद उसकी नीली रोशनी प्रकट हुई। इंद्रधनुषी समुद्री शंख ने अपनी इंद्रधनुषी रंग की पदार्थ श्रृंखलाओं को इंद्रधनुषी कांच की शक्तिशाली तरंगों में एकत्रित कर लिया जो फीनिक्स के लिए सही थी। वेदना। कांच ने फीनिक्स को ढक दिया। काले समुद्री शंख ने जब अग्नि फीनिक्स को फंसते देखा तो उसने अपना सिर बाहर निकाला। वह इतना खुश हुआ कि थोड़ा उछल पड़ा। वेदना। अगले ही पल फीनिक्स चीख उठा और उसके शरीर से लाल लपटें उठने लगीं। पक्षी की लपटों की तीव्रता के नीचे अविश्वसनीय रूप से कठोर कांच लावा में बदल गया। पिघला हुआ कांच मोमबत्ती के मोम की तरह बहने लगा। फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और कांच पूरी तरह से टूट गया। यहां तक कि उसके टुकड़े भी जल्द ही पिघलकर लाल तरल में बदल गए। पानी के नीचे का नजारा सुलग रहा था और रोशनी समुद्र तल पर अजीब तरह से नाच रही थी। ये बेहद खूबसूरत था। इंद्रधनुषी समुद्री शंख ने ये सब देखा और इंद्रधनुषी पदार्थों की और भी श्रृंखलाएं पागलों की तरह टूट पड़ीं। वे कांच के एक और अजीब आकार में बदल गईं जो फीनिक्स की ओर बढ़ रहा था। फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और सोने की आग उगल दी। आग इंद्रधनुषी समुद्री शंख के शीशे को भेदती हुई जानवर की ओर बढ़ती रही। इंद्रधनुषी समुद्री शंख की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने खोल पर शक्ति जमा ली और फिर उसका शरीर अंदर चला गया। सोने की आग स्फटिक शंख के ऊपर से फूट पड़ी। हालांकि शंख को तोड़ने के बजाय आग ने शंख के चारों ओर जलाकर उसे इंद्रधनुष की तरह चमका दिया। फीनिक्स ने हान सेन और रक्त किरण को देखा। उसने उनकी ओर एक आग का गोला फेंका और उन्हें फंसाने वाले शीशे को पिघला दिया। छोटी लाल चिड़िया। हान सेन और रक्त किरण भाग निकले। लाल फीनिक्स को देखकर हान सेन बेहद खुश हुआ। उसने कहा, सूर्य रेवन का शरीर और चिड़िया का घोंसला बेकार नहीं गया। छोटी लाल चिड़िया अच्छी है। छोटे लाल पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और इंद्रधनुषी समुद्री शंख की ओर और भी ज्यादा आग बरसाए। भयावह सुनहरी आग समुद्री शंख के चारों ओर मानो आग की लपटों के आलिंगन में लिपट गई। जब आग बढ़ी तो इंद्रधनुषी सीप सुनहरे रंग का हो गया। उसकी चमक मंद पड़ गई। हान सेन ने नजर घुमाए और देखा कि काला सागर शंख भागने की कोशिश कर रहा है। हान सेन ने स्नाइपर राइफल के तौर पर स्पेल को बुलाया और शंख के खोल पर गोली चला दी। काला समुद्री शंख फीनिक्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने राजा क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। वह धीमा था और स्पेल की गोली उसके खोल से टकराकर उसे तोड़ गई। जानवर से खून बहने लगा। काला समुद्री शंख चीखा। उसकी हालत और भी नाजुक हो गई थी, इसलिए उसने अपनी नीली रोशनी छोड़ी और जितनी जल्दी हो सके दूर जाने लगा। तुम भागना चाहते हो? हान सेन ने उस जीव का पीछा किया और उस पर गोली चलाना जारी रखा। अगली गोली नीली रोशनी वाले क्षेत्र से गुजरकर काले समुद्री शंख में जा लगी। वह पिछली गोली से बने छेद से होकर निकल गई और इस बार खून झरने की तरह बह निकला। काले समुद्री शंख की रोग निवारक शक्तियां प्रबल थीं, लेकिन वह गोली का छेद जरा भी ठीक नहीं हो रहा था। वह गोली का छेद उस जानवर पर ऐसे मौजूद था मानो वह कोई अलग चीज हो। वह ठीक नहीं हो रहा था। ये स्पेल के अनंत काल कौशल का कमाल था।
इससे एक ऐसा गहरा घाव बन गया था जिसे दोबारा भरना नामुमकिन था। ये कौशल काले सागर के शंख से भी बढ़कर था। कोई भी देवता रूपी प्राणी उस अनंत काल कौशल की शक्ति को तोड़ नहीं सकता था। हान सेन काले सागर शंख के पास पहुंचा और उसने स्पेल को 2 पिस्तौलों में बदल दिया। उसने उन्हें बार बार दागा और हर गोली उसी छेद में लगी। काले सागर शंख से लगातार खून बह रहा था। नीली रोशनी वाला क्षेत्र समुद्री शंख के खोल के साथ मिलकर एक बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली बनाता था, लेकिन समुद्री शंख के मांस में उच्च स्तर की सुरक्षा नहीं थी। इसके अलावा वह गोलियों से बचने के लिए पर्याप्त तेज भी नहीं था। कुछ ही समय पहले उसी जगह पर उसे कई बार गोली मारी गई थी। काले समुद्री शंख का शरीर कांपने लगा। उसका मांस कांप उठा और उसके मांस से काले बादल निकलने लगे। ये काले बादल छोटे छोटे काले समुद्री शंखों के झुंड थे। हान सेन का शरीर किंगीर से चमक उठा। छोटे छोटे समुद्री शंखों ने हान सेन के रोमछिद्रों में छेद करने की कोशिश की, लेकिन वे सब किंगीर से टकराकर टूट गए। काले पत्थर का समुद्री शंख भाग नहीं पा रहा था और छोटे समुद्री शंख हान सेन का कुछ नहीं कर पा रहे थे। बड़े जानवर को गोली लग चुकी थी और उसका खून तेजी से बह रहा था। बैंगनी दांतों की शक्ति उसमें भी फैलती जा रही थी, जिससे उसका घाव और भी गहरा होता जा रहा था। काले समुद्री शंख की चढ़ने की क्षमता धीमी पड़ गई थी। नीली रोशनी कमजोर पड़ गई थी। जब नीली रोशनी पूरी तरह बुझ गई तो हान सेन ने अपनी पिस्तौलें चलाकर उस जीव के खोल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। नीली रोशनी के संरक्षण के बिना शंख का खोल हमले के कारण टूट गया। जेनोजेनिक राजा का शिकार किया गया। मूव माउंटेन सी कॉन्च। जेनोजेनिक जीन मिला। पशु आत्मा प्राप्त हुई। हान सेन खुशी से ये देखने गया कि उसे किस प्रकार की पशु आत्मा मिली है। राजा वर्ग जेनोजेनिक जानवर आत्मा चाल पर्वत समुद्र शंख क्षेत्र प्रकार। हान सेन चौंक गया। उसने एक और शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रकार की पशु आत्मा प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा वर्ग की क्षेत्रीय पशु आत्माएं बहुत आम हैं या वह बस भाग्यशाली था। हान सेन ने अपनी नई राक्षस आत्मा को बुलाया ताकि पता चल सके कि वह कैसी थी। हान सेन का शरीर नीली रोशनी से झिलमिला उठा, वही रोशनी जो उसने अभी अभी मूव माउंटेन सी कॉन्च को इस्तेमाल करते देखा था। हान सेन खुश हो गया। वह नीली रोशनी की ओर जांच करना चाहता था, लेकिन इंद्रधनुषी समुद्री शंख से अजीब सी घरघराहट की आवाजें आने लगीं। हान सेन ने देखा कि इंद्रधनुषी समुद्री शंख अभी भी छोटी लाल चिड़िया द्वारा धीरे धीरे पक रहा था। वह जीव उन्माद में था और भागने की कोशिश कर रहा था। इंद्रधनुषी समुद्री शंख दौड़ता रहा, लेकिन उसके खोल में लगी आग बुझ नहीं रही थी। वह मानो जलते हुए पहिए की तरह पानी और रेत पर अपनी राह बना रहा हो। आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटी लाल चिड़िया, मौत का अग्रदूत। हान सेन बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। हालांकि वह जानता था कि छोटी लाल चिड़िया एक देवता बन चुकी है, फिर भी किसी दूसरे देवता को इस तरह नुकसान पहुंचाना वाकई प्रभावशाली था। इसके अलावा छोटा लाल पक्षी हाल ही में देवता बना है, इसलिए भविष्य में शायद और भी बेहतर हो सकता है। समय के साथ ये बड़ा होकर प्राचीन जल देवता जैसा कुछ बन सकता है। छोटा लाल पक्षी गर्व से कांव कांव करने लगा। वह इंद्रधनुषी समुद्री शंख की ओर उड़ गया और हान सेन उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए गया, इसकी आखिरी सांस मेरे लिए बचाकर रखना। मैं आखिरी वार सहना चाहता हूं। हान सेन ने उसका पीछा किया और इंद्रधनुषी समुद्री शंख आखिरकार आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। उसके खोल के अंदर का मांस उबल रहा था। खोल पारदर्शी सफेद हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो उस जीव को बारबेक्यू किया जा रहा हो। क्या यह अभी भी सांस ले रहा है? हान सेन ने अपना थंडर गॉड स्पाइक निकाला और उस राक्षस की ओर दौड़ा। यह एक देवताकृत विदेशी प्राणी था और हालांकि हान सेन के लिए उसमें से किसी राक्षसी आत्मा को निकालने की संभावना कम थी, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। छोटे लाल पक्षी के शरीर के चारों ओर की आग गायब हो गई और वह तैरता हुआ हान सेन के पास आ गिरा। उसने इंद्रधनुषी समुद्री शंख की ओर मुंह खोला और सांस ली। सुनहरी आग वापस उसके पेट में चली गई। हान सेन का थंडर गॉड स्पाइक पके हुए शंख के मांस पर जोर से लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे ब्लेड रबर पर लग गया हो। स्पाइक अंदर नहीं जा रहा था। हान सेन ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह मांस में प्रवेश नहीं कर सका। जैसे जैसे इंद्रधनुषी समुद्री शंख का जीवन कम होता गया, उसका शरीर ठोस होता गया। वह हान सेन के प्रहारों के प्रति और भी ज्यादा प्रतिरोधी होता गया। हान सेन उदास हो गया। इनाम उसके सामने था, पर वह उसे ले नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद इंद्रधनुषी समुद्री शंख पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गया।
उसके शरीर का हर इंच एक ज़ेनोजेनिक जीन था। यह इंद्रधनुषी क्रिस्टल से बनी कलाकृति जैसा था। कितनी शर्म की बात है। इंद्रधनुषी समुद्री शंख पूरी तरह से मर चुका था। हान सेन उसका मांस नहीं तोड़ पा रहा था, हालांकि उसने अपने थंडर गॉड स्पाइक से उस पर वार किया था। बिजली का झटका एक तरह का नुकसान तो है ना? क्या आखिरी वार मेरा माना जाएगा? हान सेन बहुत घबरा गया। एक देवता रूपी पशु आत्मा पाने की संभावना बहुत आकर्षक थी। ज़ेनोजेनिक देवता का शिकार क्रिस्टल भगवान शंख। ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्वर्ग के मोतियों से सजे दरवाजों पर उतार दिया गया हो और फिर वह नरक के धधकते गड्ढों में गिर गया हो। वह शिकार तो कर पाया, लेकिन उसे कोई देवता रूपी पशु आत्मा नहीं मिली। खैर, कम से कम मुझे देवता जीन तो मिला। यही सबसे बड़ा इनाम है, हान सेन ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन वह अभी भी निराश था। हान सेन ने क्रिस्टल देवता शंख के शरीर को वापस अभयारण्यों में भेज दिया। अभयारण्यों में बेजान वस्तुओं को नष्ट नहीं किया गया, ठीक वैसे ही जैसे शिशु सूर्य रेवन के शरीर को। रक्त किरण पर आक्रमण करने वाले छोटे काले समुद्री शंख गायब हो गए थे। वह घायल तो था, लेकिन उसे मौत का कोई खतरा नहीं था। अपनी जीवन शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की गति के साथ रक्त किरण को फिर से सक्रिय होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रक्त किरण मूव माउंटेन सी कॉन्च के मांस और इलेक्ट्रिक ड्रैगन के बचे हुए हिस्से को खाने लगा। हान सेन ने दांत पीसते हुए मूव माउंटेन सी कॉन्च का ज़ेनोजेनिक जीन भी रक्त किरण को दे दिया। वह चाहता था कि वह अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाले। उसे अंडरवाटर टाउन वापस पहुंचने में 2 दिन लग गए। तब तक खूनी किरण पर लगे घाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। रक्त किरण को क्रिस्टल देव शंख ने बुरी तरह घायल कर दिया था और छोटे समुद्री शंखों ने उसके अंगों को तहस नहस कर दिया था। वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर उसे ठीक होने के लिए पर्याप्त संसाधन न दिए जाते तो उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता। हान सेन पानी के नीचे के क्षेत्रों की खोजबीन करता रहा, लेकिन उसे कोई दूसरा राजा श्रेणी का विदेशी प्राणी नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उस एक ही क्षेत्र में 2 राजा और एक देवता क्यों मिले थे। हान सेन उस गुफा में वापस जाकर देखना चाहता था, लेकिन वह अपने शरीर को छोटा करने में माहिर नहीं था। वह गुफा जितनी गहरी जाती उतनी ही छोटी होती जाती। आखिरकार उसकी चौड़ाई सुई जितनी हो गई। हान सेन ने कुछ देर खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद उसने हार मान ली। मुझे रक्त किरण को किंग्स गार्डन में ले जाकर ठीक करना चाहिए, हान सेन ने फैसला किया। बेशक हान सेन का राजा वृक्ष को फिर से भड़काने का कोई इरादा नहीं था। वह वहां एक जड़ राजा ड्रैगन ढूंढना चाहता था ताकि वह और रक्त किरण कुछ राजा वायु सोख सके। अगर रक्त किरण उस राजा वायु को सोख सके तो उपचार प्रक्रिया तेज हो सकती थी। यद्यपि हान सेन ने कम प्रोफाइल रखने की कोशिश की, फिर भी किंग्स गार्डन में प्रवेश करने पर बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसा प्राथमिक मूल राजा ड्रैगन ढूंढना बहुत कठिन था जो खाली हो। हान सेन को एक मिला और गौर से देखने पर वह मुस्कुराया। उसने होंठ ऊपर उठाए और कहा, कितनी शर्म की बात है। ये तो प्रिंस स्वॉर्डस्टार है। हान सेन बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमार स्वॉर्डस्टार के पास उड़ गया। राजकुमार स्वॉर्डस्टार अपने कुछ रक्षकों के साथ एक मुख्य जड़ राजा ड्रैगन के ऊपर बैठा था। जब उसने हान सेन को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए? मैं इस मूल जड़ राजा ड्रैगन को ले जा रहा हूं। दफा हो जाओ, हान सेन ने पास आते हुए कहा। राजकुमार स्वॉर्डस्टार इस बात से बहुत नाराज थे कि मिस मिरर ने हान सेन को जेल से रिहा कर दिया था। अब हान सेन की यह बात सुनकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे चिल्ला पड़े, मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे तुम्हें दे भी दें तो मुझे शक है कि तुम इसे बचा पाओगे। तो फिर इसे रखने का क्या मतलब है? दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों को पता था कि राजकुमार स्वॉर्डस्टार हान सेन को सजा सुनाने वाली अदालत में ले आया है। बाई के द्वेषपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए सभी जानते थे कि वह इस अपमान को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उत्तेजित निगाहों से बढ़ते टकराव की ओर देखा। लगता है इस बड़े भाई को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, हान सेन ठिठक कर हंसा। उसकी मुट्ठी में ताकत आ गई और उसने एक स्ट्रीम किंग का शॉकन स्काई पंच इस्तेमाल किया। उसने अपनी मुट्ठी प्रिंस स्वॉर्डस्टार की तरफ फेंकी, जो ड्रैगन के सिर पर बैठा था। पकड़ो इन्हें! राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने डर से खूनी किरण को देखते हुए चिल्लाया। उसकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक अजगर के पीछे से 4 रक्षक निकले। उनमें से 2 अर्धदेवीवत थे। आमतौर पर हान सेन रक्त किरण को लड़ने देता,
लेकिन रक्त किरण अभी भी घायल था, इसलिए वह उसे आगे नहीं बढ़ने दे सकता था। हान सेन हंसे और बोले, इस बड़े भाई से आपको असली चरम राजा के अजेय तरीके सीखने दीजिए। इसके बाद उसने चारों गार्डों की ओर एक एक्सट्रीम किंग शॉकन स्काई पंच भेजा। क्या बाईगी पागल है? सभी राजकुमार और राजकुमारियां हैरान रह गए। वे जानते थे कि बाईगी असल में कौन है। हालांकि वह अल्फा प्रतिमा प्राप्त करने और किंगजी का संरक्षण प्राप्त करने में सफल रहा था, फिर भी उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। वह एक प्रथम श्रेणी का राजा था। अपनी शक्ति और मूल जल राजा शरीर के साथ वह एक अर्ध देवीभूत प्राणी से भी लड़ सकता था, लेकिन ये सोचना अहंकार था कि वह एक साथ 4 से लड़ सकता है। वह अपमानित होना चाहता है। उसे नीचे ले जाओ, राजकुमार स्वॉर्ड स्टार गुर्राया। बाय ये दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। वह भाग्यशाली था कि उसे अल्फा मूर्ति मिली और किंगीज का संरक्षण मिला, लेकिन यह उसके सिर पर चढ़ गया है। वह घमंडी हो गया है और उसे अपनी असलियत का अंदाजा भी नहीं है, प्रिंस 19 ने ठंडे स्वर में कहा। बाय लिंग शून पास ही थी। उसने भौहें चढ़ाई, ये सोचकर कि बाय यी का व्यवहार बहुत ज्यादा लापरवाह था। जब हान सेन को किंगीज का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो बाय लिंग शुआंग ने सोचा कि क्या उसे उसके करीब रहना चाहिए, या शायद उसके साथ गठबंधन भी कर लेना चाहिए। लेकिन अब जब बाय यी थोड़ी सी भी सफल हुई थी, तो उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया था। उसके साथ जुड़ने का विचार अब बहुत कम हो गया था। उसे ईश्वर तुल्य शत्रुओं से तो डर नहीं था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने से डरती थी जो पेटू और बेकाबू हो। बाय यी का गुस्सा और लापरवाही उसे बहुत परेशान कर सकती थी। बाय लिंग शुआंग को पहले भी उस पर शक था, लेकिन अब वह उसके शक को पुष्ट कर रहा था। हालांकि हान सेन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह बाय यी के व्यक्तित्व की नकल कर रहा था और एक कटु राजकुमार की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसे राजकुमार स्वॉर्ड स्टार पसंद नहीं था। यह उस बदमाश को सबक सिखाने का एक बेहतरीन बहाना था। जब हान सेन ने अपना एक्सट्रीम किंग शॉकन स्काई पंच तैयार किया, तो चारों रक्षक राजकुमार स्वॉर्ड स्टार की रक्षा के लिए इकट्ठा हो गए। हान सेन के पंच से निपटने के लिए सबसे पहले चारों शक्तिशाली दुश्मनों को ब्लड किरण पर हमला करने का विचार छोड़ना पड़ा। लेकिन वास्तव में उनकी हिम्मत हान सेन को मारने की नहीं हुई। वे बस उसे उसकी जगह पर लाना चाहते थे। किंग्स गार्डन में हत्या करना एक अपराध था, लेकिन अगर वे रक्त किरण को मार देते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता, लेकिन मौत की सजा नहीं दी जाती। आखिरकार राजकुमार स्वॉर्ड स्टार के चाचा सजा देने वाली अदालत के कप्तान थे। दूसरी ओर बाय यी की हत्या के परिणाम काफी घातक होंगे। हान सेन को इस स्थिति की कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने शॉकन स्काई पंच का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और उसके पंच को प्राचीन जल देवता को देखकर सीखे गए जल कौशलों के साथ मिला दिया। उसने शॉकन स्काई पंच को नई क्षमता के अनुकूल बनाने के लिए उसमें बदलाव किए। जब उसने इसे फेंका तो मुक्का एक चौंका देने वाली आकाशीय बड़ी लहर जैसा था। एक लहर उठी और फिर दूसरी। लहरें लगातार उठती रहीं और जैसे जैसे वे आती गईं, उनकी ताकत बढ़ती गई। वह इससे 4 लोगों से लड़ सकता था और चारों पहरेदार अचानक भारी नुकसान में आ गए। दोनों अर्ध देवीवत रक्षकों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की। वे राजकुमार 16 को मार डालने से डर रहे थे, लेकिन कुछ भूसे खाने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। केवल 4 रक्षक ही नहीं थे जो हैरान थे। राजकुमार स्वॉर्ड स्टार, बाय लिंग शुआंग, राजकुमार 19 और अन्य शाही बच्चे खड़े होकर मुंह खोले देख रहे थे। हान सेन पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले राजा की तरह खड़ा था। उसके घूंसे समुद्र से भी भारी थे और उन्होंने तारों को चकनाचूर कर दिया। चारों पहरेदार चीखों के साथ पीछे की ओर गिर पड़े, जिससे आसमान हिल गया। उनके चाकू, तलवारें, भाले और पंचिंग लाइटें फट रही थीं। फिर भी वे हान सेन के घूंसों को तोड़ नहीं पाए। समुद्र से निकले अजगर जैसे उन प्रहारों के आगे अर्धदेवता रूपी रक्षक भी अपना सिर पानी से ऊपर नहीं रख पा रहे थे। वे मानो समुद्र में खतरनाक लहरों के बीच नाव चला रहे थे। यह उन आकाशीय और स्थलीय शक्तियों के सामने अतुलनीय था जिन्हें वे जानते थे। 16 वर्षीय ने शॉकन स्काई पंच का इतना अभ्यास किया है। राजकुमार 19 को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाय लिंग शुआंग भी हैरान था। एक्सट्रीम किंग के दूसरे सदस्य शॉकन स्काई पंच का ज्यादा शक्तिशाली संस्करण इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये क्षमता 8वें या 9वें स्तर तक विकसित कर ली थी। ये बात कि हान सेन पहले स्तर पर इतना शक्तिशाली शॉकन स्काई पंच इस्तेमाल कर सकता था, हैरानी की बात थी। एक अर्ध देवीभूत शाही बालक भी वह नहीं कर सकता था जो वह कर रहा था।
हान सेन ने सबसे बुनियादी शॉकन स्काई पंच का अभ्यास किया था और दूसरे शाही बच्चों ने इसके ज्यादा उन्नत संस्करणों का अभ्यास किया था। बाई वेई ने एक्सट्रीम किंग फाइनल पंच का अभ्यास किया था। इसकी शक्ति कौशल के मूल संस्करण से कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। हान सेन शॉकन स्काई पंच का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे वाटरविल के साथ मिला दिया गया था। यह उस हुनर का एक उन्नत संस्करण था, एक ऐसा बदलाव जिसे हान सेन ने खुद तैयार किया था। इसीलिए बाय लिंग शुआंग इतना हैरान था। शॉकन स्काई पंच को अपनी आवश्यकतानुसार सटीक कौशल के साथ तैयार करना कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। बाय लिंग शुआंग ने हान सेन को देखा, जो 4 गार्डों को कुत्तों की तरह दबा रहा था, और उसके मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने दांत पीस लिए। वह युवा था, इसलिए उसने अपनी मां की शक्ति पर भरोसा किया था। शाही बच्चों के बीच वह काफी प्रसिद्ध था, और बाय यी जैसे राजकुमार का उसके चारों रक्षकों को दबाना अस्वीकार्य था। अगर हान सेन अर्ध देवीभूत होते और रक्षक किसी छोटी जाति के होते तो भी ठीक होता, लेकिन ऐसा नहीं था। राजकुमार स्वॉर्डस्टार के रक्षक एक्सट्रीम किंग के बड़े गुटों से थे। दोनों अर्ध देवीभूत रक्षकों की विरासत मिश्रित थी, लेकिन उनकी रगों में एक्सट्रीम किंग का खून था। उनमें अभी भी अर्ध देवीभूत एक्सट्रीम किंग जैसी शक्ति थी। उन्हें राजकुमार 16 से हारना नहीं चाहिए था। लेकिन अब 2 अर्ध देवीभूत रक्षक और 2 9वें दर्जे के राजा हान सेन से लड़ रहे थे। वे दबे हुए थे और उसे पीछे धकेलने में असमर्थ थे। राजकुमार स्वॉर्डस्टार जानता था कि वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने उसके दिल में अपने फन गड़ा दिए हों। उसका चेहरा नफरत से काला पड़ गया और वह मुड़ गया। मुझे नहीं पता था कि 16वें भाई के पास ऐसी शक्ति है। कितनी हैरानी की बात है, एक आदमी ने राजा ड्रैगन के सिर पर बैठे हुए कहा। उसने सोने का लबादा पहना हुआ था और उसकी आवाज भारी थी। सुनहरे वस्त्र पहने आदमी के बगल में एक हरे कवच वाला आदमी बैठा था। उसने कहा, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वह सचमुच बूढ़ा 16वां है या नहीं। आप उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं, युवराज? भाई 4, तुम गलत हो। अगर पिताजी उसे स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब है कि वह भाई 16 है, युवराज ने कहा। राजकुमार 4 हंसा। मुझे नहीं लगता। हम दोनों जानते हैं कि ओल्ड 16 कैसा था। वह कब से इतना होशियार हो गया। वह मुके के कमाल से एक साथ 4 लोगों से लड़ रहा है और उन्हें बांसुरी की तरह बजा रहा है। ओल्ड 16 ऐसा नहीं कर सकता था। वह बेवकूफ था। युवराज ने हान सेन की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। कौन जाने, हम नहीं बता सकते। शायद हमने उसे कम आंका है। राजकुमार चौथे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घुरघुराया और हान सेन को घूरने लगा, जो देवता और राक्षस दोनों की महिमा से चमक रहा था। वेदना। हान सेन ने एक अर्ध देवीभूत रक्षक पर मुक्का मारा और उसे घायल कर दिया। शॉकन स्काई पंच कई बार लगाया जा चुका था और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अर्ध देवीभूत कुलीन भी उन प्रहारों का सामना नहीं कर सकते थे। हान सेन ने एक दुश्मन की छाती पर मुक्का मारा और उसे तोड़ दिया। अर्ध देवीभूत रक्षक के होठों से खून की धार बह निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के अगले ही पल हान सेन की मुट्ठी टूटते तारे की तरह गार्ड के सिर की ओर आ रही थी। वह डरावनी शक्ति आसमान से उतरती नदी जैसी थी। बाई यी, तुमने मेरे रक्षक को मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार स्वॉर्डस्टार चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरी हिम्मत नहीं हुई, हान सेन ने सादगी से कहा। डरावना शॉकन स्काई पंच अर्ध देवीभूत गार्ड पर गिरा। बाई यी, राजकुमार स्वॉर्डस्टार चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खाने वाला है। कच्चा। हान सेन ने अपना शॉकन स्काई पंच मारा और अर्ध देवीभूत रक्षक की हड्डियां चूर चूर हो गईं। 1 इंच भी हड्डी बची नहीं थी। उसका शरीर मिट्टी की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हान सेन ने अर्ध देवीभूत रक्षक को पकड़ लिया और उसे वापस ऊपर उठा लिया। उस आदमी का शरीर क्षत विक्षत था, पर वह मरा नहीं था। हान सेन ने उसे राजकुमार स्वॉर्डस्टार की ओर फेंक दिया। आपके अनुरोध के अनुसार वह जीवित है, हान सेन ने स्पष्ट रूप से कहा। बाई यी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने उस गार्ड को पकड़ लिया जिसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। हान सेन ने गार्ड के जेनोजेनिक जीन को भी नष्ट कर दिया था। राजकुमार स्वॉर्डस्टार गुस्से से भर गया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए इतनी मेहनत की है। तुमने मुझे उसे जिंदा रखने के लिए कहा था। मैंने उसे मारने से परहेज किया और तुम फिर भी खुश नहीं हो। बड़ा भाई होना बहुत मुश्किल काम है, हान सेन ने कहा। फिर वह उछल पड़ा। बाकी 3 पहरेदार गुस्से और डर के मिले जुले भाव से भर गए।
वे भागना चाहते थे, लेकिन शॉकन स्काई पंच पहले ही उन पर अशांत समुद्र की उग्र लहरों की तरह टूट पड़ा था। वे उस प्रकोप से बच नहीं सकते थे, लेकिन अगर वे उसे पीछे हटाने की कोशिश करते तो वह प्रचंड शक्ति उनके शरीर को कुचल देती। मुक्का मारने की शक्तियां बारी बारी से उन दोनों पर आती। पहले 9वें दर्जे के 2 राजा गिरे, फिर आखिरी अर्ध देवीभूत रक्षक भी गिर गया। हान सेन ने कुछ तेज मुक्कों से उनके शरीर को तहस नहस कर दिया, फिर उनके अपंग शरीरों को राजकुमार स्वॉर्डस्टार की ओर वापस फेंक दिया। आसपास बैठे शाही बच्चे हैरान रह गए। हान सेन के क्रूर और दबंग कौशल ने उन्हें 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने अपने दांत पीस लिए जब तक कि उसके जबड़े दर्द करने लगे और उसे खुद हान सेन पर हमला करने से रोकना पड़ा। उसने हान सेन को घूरा, फिर चारों विकलांग गार्डों को उठाकर ले गया। अरे, वो राजकुमार स्वॉर्डस्टार तो कितना कमजोर है। वो बस यूं ही हार मान रहा है। राजकुमार 19 ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने होंठ ऊपर उठाए। इसीलिए वह डरावना है। वह राजकुमार स्वॉर्डस्टार सिर्फ भावनाओं से प्रभावित होने वाला नहीं है। बाई कैंगलान पास आया। उसने आह भरी और कहा, एक्सट्रीम किंग की हमारी पीढ़ी अब तक की सबसे आशाजनक और सबसे निराशाजनक पीढ़ी है। बहुत सारे अद्भुत शाही बच्चे हैं और अब 16, 17 और यहाँ तक कि स्वॉर्डस्टार जैसे लोग भी हैं। जब किसी को नेतृत्व का दावा करने का समय आएगा तो ये शांतिपूर्वक नहीं होगा। अराजकता मजेदार है, वरना जिंदगी ठहरे हुए पानी के कुंड जैसी है। वो बोरिंग है, प्रिंस 19 ने कहा। हान सेन को मुख्य जनराजा ड्रैगन पर चढ़ते हुए सबने देखा। किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने अर्ध देवीभूत रक्षकों को दबा ही दिया था। शाही बच्चे जानते थे कि वे हान सेन का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो उससे लड़ सकते थे, वे भी जानते थे कि वे राजा के बगीचे में ऐसा नहीं करना चाहते। हान सेन ने रक्त किरण को राजा ड्रैगन के सिर पर बिठाया। बाकी शाही बच्चे वहां से चले गए। कुछ घंटों की धूप के बाद पीली पत्तियां चमकने लगी। मुख्य जड़ का राजा ड्रैगन दहाड़ता हुआ जमीन के नीचे उतर आया। हान सेन द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए छोटे राजा ड्रैगन के विपरीत यह मुख्य जड़ राजा ड्रैगन बड़ा था और जमीन के नीचे बहुत दूर तक जाता था। यह उस सुनहरे स्थान के बहुत करीब था। जब हान सेन ने बाई वेई के साथ प्रशिक्षण लिया था तो शक्ति का स्रोत दूर के सुनहरे सूरज जैसा दिखता था। अब क्योंकि वह बहुत करीब था, इसलिए उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल था। स्वर्ण राजा वायु की लहरें उभरने लगीं और हान सेन और रक्त किरण पर बहने लगीं। हान सेन द्वारा अवशोषित की गई कोई भी राजा वायु उसके शरीर की शक्तियों को निखारने में मदद करती। रक्त किरण लालच से राजा की हवा को चूस रहा था और वह हर सांस के साथ स्वस्थ दिख रहा था। जब हान सेन ने राजा की हवा की 30 लहरें सोख ली तो उसने अपने सिर में एक घोषणा सुनी, ड्यूक जीन जोड़ेक। हान सेन हैरान तो हुआ, लेकिन खुश भी बहुत था। उसने पूछा, क्या ये किंग एयर की लहरें वाकई जेनोजेनिक जीन है? पिछली बार जब वह आया था तो वह पेड़ से बहुत दूर था। उसने जो किंग एयर सोखी थी वह ड्यूक जीन उत्पन्न करने के लिए बहुत कमजोर थी। अब उसके पास बहुत ज्यादा किंग एयर थी, इसलिए वह उसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता था। हान सेन को पहले किंग एयर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से उत्साहित था। उसने जितनी जल्दी हो सके किंग एयर को सोख लिया। उसने किंग एयर की 50 लहरें सोख लीं और ड्यूक जीन की सूचना एक बार फिर सुनी। अगर ऐसा है तो मुझे और कोई जेनोजेनिक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इस किंग एयर को सोख लेने से ही मुझे काफी ड्यूक जीन मिल जाएंगे। हान सेन ने खुशी से सोचा। उसने इस मूल किंग ड्रैगन पर दावा ठोक दिया था, इसलिए वह पागलों की तरह किंग एयर को सोखने वाला था। जब मुख्य जड़ राजा ड्रैगन अभी भी भूमिगत था, हान सेन के ड्यूक जीन की संख्या प्रतिष्ठित 100 तक पहुंच गई। उसने राजा वायु की कई तरंगें अवशोषित की, लेकिन उसके ड्यूक जीन उससे आगे नहीं बढ़े। हान सेन ने जीन की कहानी का पहला जीन लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन का उपयोग किया। यह एक सहज प्रक्रिया थी जो बिल्कुल वैसी ही रही जैसी जेडस्किन के साथ हुई थी। जीन्स की कहानी का पहला जीन लॉक खुलने के बाद उसे जीनो ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ। उसके कुल ड्यूक जीन में से 100 जीन गायब हो गए थे, इसलिए हान सेन उस किंग एयर को और इकट्ठा करने के लिए वहीं रुक गया। उसके ड्यूक जीन की संख्या फिर से बढ़ने लगी। ये तो कमाल की चीज है। हान सेन मुस्कुराया। उसने इस मुख्य मूल राजा ड्रैगन पर अपना दावा ठोक दिया था, इसलिए वह कहीं नहीं जाने वाला था। उसने राजा वायु का इस्तेमाल करके कुछ अलग अलग जीनो कलाओं के जीन लॉक खोलने की योजना बनाई थी। राजा के राज्य में कहीं दूर एक पहाड़ था जो अंधेरे में लटका हुआ था।
पहाड़ विशाल दिखता था, लेकिन चाहे आप कितनी भी देर तक उसकी चोटी की ओर उड़ते रहें, आप कभी भी पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते थे। इसे एक्सट्रीम माउंटेन के नाम से जाना जाता था, जो किंग्स किंगडम के 3 प्रसिद्ध पर्वतों में से एक था। इसके अस्तित्व के बारे में अनगिनत डरावनी किंवदंतियां प्रचलित थीं, और इसकी सीमाओं का अन्वेषण करते हुए कई कुलीन लोग मारे गए थे। कहा जाता था कि कई अर्धदेवी और देवता रूपी कुलीन लोग वहां घूमते थे। एक्सट्रीम माउंटेन के रहस्यों का अभी तक पता नहीं चल पाया था, क्योंकि पहाड़ की ढलानों पर कई ऐसे स्थान थे जहां स्वयं राजा बाय भी जाने का साहस नहीं कर सकते थे। एक्सट्रीम माउंटेन के बाईं ओर एक भूत जैसा आदमी रास्ते पर चल रहा था। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो कोई अजेय शक्ति उस पर उतर रही हो, जिससे उसका शरीर हल्का होता जा रहा हो। ढलान पर आधा रास्ता तय करते करते उसका शरीर आधा पारदर्शी सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण लुप्त हो जाएगा। लेकिन वह आदमी अभी भी एक्सट्रीम माउंटेन की चोटी को घूर रहा था, और उस तक पहुंचने के लिए वह आगे बढ़ता रहा। आधा पहाड़, आधा आसमान, आधा चरम। एक कदम, एक जिंदगी, एक दुनिया। जब वह पहाड़ पर आधा चढ़ गया तो उसने एक चट्टान पर लिखा ये वाक्य देखा। ये खून से लिखा हुआ था। आदमी ने उसे देखा, लेकिन वह पहाड़ पर चढ़ता रहा। उसने उस लेखन पर और ध्यान नहीं दिया। किंवदंतियों के अनुसार ये शब्द चरम राजा के 7वें राजा ने छोड़े थे। 7वें राजा अर्ध देवता के रूप में वहां गए थे, और जाने से पहले उन्होंने वहां रुककर ये शब्द लिखे थे। उसके बाद चरम राजा के सभी उत्तराधिकारी जो चरम पर्वत पर गए और उन शब्दों को पार कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस नियम का केवल एक अपवाद था। अपवाद थे एक्सट्रीम किंग के पिछले शासक किंग बाओ। किंग बाओ की मृत्यु तो लिखित रूप से नहीं हुई, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, और उन्होंने एक्सट्रीम माउंटेन पर अपने अनुभवों के बारे में कभी बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम माउंटेन की चोटी तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, तो वह अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा और एक अजेय शरीर प्राप्त करेगा। दूर आकाशगंगा के उस पार एक अज्ञात स्थान में, जो मानो नरक जैसा था, हर तरह की अलग अलग जातियों के कई जीव थे। उन्हें कोड़ों से पीटा जा रहा था। हर जगह नरक की आग भड़क रही थी, और वे फावड़े, कुदालियां, हथौड़े और दूसरे औजारों से चट्टान खोद रहे थे। पत्थर स्याही की तरह गहरे रंग के थे, लेकिन साथ ही फीके भी थे। पत्थर अपने ऊपर पड़ने वाली हर रोशनी को सोख लेते थे और कुछ भी वापस नहीं देते थे। ड्यूक वर्ग के कुलीन लोग थके हुए पत्थर पर वार करने के लिए अपने फावड़े उठा रहे थे। हर वार के साथ चिंगारियां निकल रही थीं, और पत्थर के टुकड़े टूटकर बिखर रहे थे। ड्यूक और मार्क्वेस गुलामों की तरह थे, जबकि बैरन और विस्काउंट को परिवहन कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा एकत्र किए गए पत्थरों को एक पत्थर कारखाने में भेज दिया जाता था, जहां सभी प्रकार के पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। एक आदमी उनके ऊपर खड़ा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह कलम से पत्थर पर ध्यान से रेखाएं खींच रहा था और आकार प्रकार अंकित कर रहा था, मानो वह सोच रहा हो कि चट्टान को कैसे तराशा जाए। नक्काशी और पीसने का काम करने वाले कुलीन कारीगर उस आदमी को बड़ी ईर्ष्या से देखते थे। कुलीन लोग नरक के रक्षक कुत्तों की तरह थे। नरक की जाति राज करती थी, और बाकी सभी जातियां दासों की तरह रहती थीं। यहां तक कि दूसरी जातियों के राजाओं के साथ भी केवल दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। एक क्रिस्टलाइजर आदमी था जो मार्क्वेस था और बहुत कमजोर लग रहा था। पिछले कुछ महीनों से नर्क ने उसका इस्तेमाल किया था। वह इतना कुशल था कि उसे मजदूरी जैसे तुच्छ काम नहीं करने पड़ते थे। वह कई संसाधनों का आनंद ले पा रहा था, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नर्क बहुत अलग नजरिए से देखता था। निंग यू, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नर्क राजा ने आंखें मूंदकर महल की ओर आ रहे युवक को देखा। क्रिस्टलाइजर ने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। वह आदमी मार्क्वेस नाम का एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई नर्क के रईसों ने उसकी प्रशंसा की थी। ये बहुत बड़ी बात थी। राजाओं को भी ऐसा सम्मान नहीं मिलता। नर्क के राजा ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उस आदमी से सलाह लेने की योजना बनाई और फिर उसे वापस गुलामों के बीच फेंक दिया। आखिरकार सभी जानते थे कि सिर्फ नर्क ही महत्वपूर्ण है। बाकी नस्लें गुलाम बनने के लिए ही बनी हैं और कुछ नहीं। समय बीतता गया। निंग यू ने समय समय पर राजा को सुझाव दिए, और उसके सभी सुझावों से उनके काम की कुशलता बढ़ गई। इससे नर्क के राजा का बहुत समय और परेशानी बच गई। हर बार जब नर्क राजा निंगयू को दूसरे गुलामों के पास वापस भेजना चाहता, तो निंगयू उससे भी बेहतर योजना बना लेती। जब नर्क राजा उसकी योजनाएं सुनता, तो वह निंगयू को और भी ज्यादा समय तक रुकने देता और उन नई योजनाओं को अमल में लाता।
कुछ समय बाद नर्क राजा अकेला नहीं था जो निंग यू की उपस्थिति का आदी हो गया था। पूरा नर्क समाज उसका आदी हो गया था। खून, खून, खून है। पत्थर की फैक्ट्री से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। निंग यू ने भौहें सिकुड़ी और उनकी तरफ देखा। एक बड़ी चट्टान टूट गई थी और उसमें से लाल तरल पदार्थ रिस रहा था। उसकी गंध खून जैसी थी। गुलाम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और निंग यू बड़ी काली चट्टान को घूर रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। निंग यू के वहां रहने के शुरुआती कुछ महीनों में ऐसा 3 बार हो चुका था। पहली बार जब उन्हें खून से लथपथ एक काली चट्टान मिली तो उसके अंदर एक लाल कीड़ा था। उस राक्षस ने कुछ हजार गुलामों और पहरेदारों को मार डाला था। आखिरकार नर्क के राजा को खुद आकर उसे मारना पड़ा। कीड़े से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका था। दूसरी बार ऐसा हुआ जब एक काली चट्टान से खून बहने लगा। उस इलाके के गुलाम किसी जहर से संक्रमित हो गए। 10 दिन तक वे इसे झेलते रहे। उसके बाद उनके शरीर तरल में घुल गए। उस घटना में कम से कम 10,000 लोग मारे गए। तीसरी बार जब उन्हें खून से लथपथ एक काली चट्टान मिली तो एक छोटी हरी तलवार निकली। उसने ड्यूक के सिर को छेद दिया जो उस पत्थर का निरीक्षण कर रहा था। फिर वह आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। निंग यू ने अब तक जो चौथी घटना देखी थी वह ये थी। दरारों में लाल तरल पदार्थ भर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू एक एक करके बह रहे हों। अचानक निंग यू ने उस दरार से एक उंगली निकलती देखी। उंगली जेड की तरह चमक रही थी। वह खूबसूरत तो थी लेकिन उसका नाखून लाल रंग का एक अजीब सा रंग लिए हुए था। उस भयावह दृश्य को देखकर भी किसी की रूह कांप जाए। एक उंगली, 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, दरार से और भी उंगलियां निकली। जब सभी 10 उंगलियां निकली तो एक जोरदार चटकने की आवाज आई। उंगलियों ने चट्टान को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। एक औरत खौफनाक लाल कवच पहने हुए निकली। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह उन जीवों को घूर रही थी जो डर के मारे भाग रहे थे। अचानक वह औरत हिली। वह मानो किसी राक्षसी की तरह थी, सीधे नर्क से आए हो। वह एक खूनी साए में बदल गई और जहां भी उसकी रक्त लाल उंगलियां जाती, जीव चीख उठते। उनके शरीर से खून की धार फूट पड़ी और देखते ही देखते कई जीव टुकड़े टुकड़े हो गए। उस भयानक स्त्री ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। नर्क के राजा और उनकी जाति के अन्य राजा उस दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए आगे बढ़े और पूरा देश एक खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। नर्क जैसा दिखने वाला विदेशी जनित क्षेत्र उथल पुथल से भर गया। खून, हर जगह खून। वहां गुलामों का खून था, नर्क का खून। जमीन पर टूटे हुए शरीर बिखरे पड़े थे और उस अमानवीय जगह में लगभग कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उनमें से 2 अभी भी खड़े थे तथा उनकी जीवन शक्तियां नरक में टिमटिमा रही थीं। उनमें से एक लाल कवच वाली अजीब औरत थी। दूसरी नर्क का राजा था। वह अजीब औरत ठीक हालत में नहीं लग रही थी। उसकी लाल आंखें डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। उसका लाल कवच दरारों और छेदों से भरा हुआ था और उसमें तलवार का एक टुकड़ा अभी भी धंसा हुआ था। उसकी छाती में एक बड़ा खून से सना छेद था। यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि किस हथियार से उसे यह चोट लगी थी। वह खून से लथपथ थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। हेल किन की हालत भी ठीक नहीं थी। उसका एक सींग टूट गया था, एक पैर गायब था। उसका पेट फट गया था और उसकी आंतें और आंतें बाहर निकलने लगी थीं। नर्क के राजा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उस अनजानी जगह के सभी निवासियों की उस अजीब औरत ने हत्या कर दी थी। उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मैं तुम्हें मरवा दूंगा। नरक राजा ने अपना मुंह खोला और खून की एक बड़ी मात्रा थूक दी। खून जमीन पर बह गया और एक छोटी हरी तलवार दिखाई दी। अगर निंग यू ने उसे देखा होता तो वह उसे पहचान लेता। ये वही तलवार थी जो उस तीसरी काली चट्टान को खोलते ही उड़ गई थी। औरत ने हरी तलवार देखी और उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया। वह डरी हुई लग रही थी। नर्क का राजा दहाड़ा। उसने हरी तलवार उठाए और उस अजीब औरत की ओर दौड़ा। हरी तलवार उसके सिर पर तान दी। उस औरत ने एक हाथ से छोटी हरी तलवार को रोका और दूसरे हाथ से हेल किंग के सीने में घुसाकर उसका दिल पकड़ लिया। उसकी पकड़ के जोर से हरी तलवार टूट गई और उसकी मुट्ठी हेल किंग के दिल पर कस गई। डोंग! छोटी हरी तलवार जमीन पर गिर पड़ी और नर्क राजा की आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी। जैसे ही उसकी जिंदगी की आग बुझने ही वाली थी, नर्क राजा ने खुद को जगाया। वह धीरे धीरे मुरझाने के बजाय अपनी बाकी बची हुई ताकत भी जला देना चाहता था। उसने झट से उस अजीब औरत की गर्दन पकड़ ली। कच्चा! हरी बत्ती चमकी। नरक राजा का सिर कट गया। वह अजीब औरत दंग रह गई।
वह उस आदमी को घूर रही थी जो बहुत दुबला पतला लग रहा था और हरे रंग की तलवार पकड़े हुए था। उसके आसपास के बाकी सभी जीव मर चुके थे। औरत आंखें सिकुड़कर याद करने की कोशिश कर रही थी कि काले पत्थर से बाहर निकलते समय क्या हुआ था। उसे याद आया कि जब वह बाहर निकली थी तब वह दुबला पतला आदमी पत्थर की फैक्ट्री में था। शायद उसने सबसे पहले उसी को मारा होगा। लेकिन अब जब उसने सोचा तो उसे याद नहीं आया कि उसने असल में उसे मारा था। वह इतना साधारण था कि उसका ध्यान नहीं खींच पाया। उसने बस उसकी तरफ लाल बत्ती घुमाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह मरा नहीं है। उस अनजान औरत ने उस आदमी की तरफ देखा जो हरी तलवार लिए मुस्कुरा रहा था। न जाने क्यों, उसकी मुस्कान देखकर वह औरत भी उसके साथ मुस्कुराना चाहती थी। उसकी मुस्कान मानो संक्रामक थी। महिला ने निंगयू को देखा और कहा, तुम बुरे नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो मेरी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सकोगे। फिर तुम भी अजेय बन सकोगे। अजेय, तुम ब्रह्मांड में सबसे महान बन जाओगे। निंगयू मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उस महिला की ओर चला गया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। औरत ने निंगयू के चेहरे को गौर से देखा। उसे पता था कि उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन वह उस संक्रामक मुस्कान का विरोध नहीं कर सकी। उसने पाया कि वह उसके साथ दुश्मन की बजाय दोस्त जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे तुम पर विश्वास है, निंगयू ने गंभीरता से कहा। महिला राहत महसूस कर रही थी। निंगयू ने जो कहा वह किसी तरह अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय लगा। उसके शब्द बिल्कुल स्थिर लग रहे थे, मानो उसने जो कुछ भी कहा हो वह एक सार्वभौमिक सत्य ही हो। महिला ने आह भरी और जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, निंगयू ने छोटी हरी तलवार से उसका सिर काट दिया। महिला का सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी लाल आंखें अभी भी निंगयू को घूर रही थीं, मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया है। निंगयू ने आह भरी और कहा, मुझे विश्वास है कि आप मुझे शक्ति दे सकते हैं, लेकिन मैं जिसे चाहती हूं उसे सिर्फ शक्ति से नहीं हरा सकती। मुझे उसके सामने खड़े होने से पहले अपने तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। निंगयू ने अपनी छोटी हरी तलवार पोंछी। मन ही मन वह अभी भी उस आदमी की परछाई में खड़ा था। निंगयू की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक उठा। फिर वे शांत हो गईं। वह उस अजीब औरत और नर्क के राजा के शवों के पास गया। हान सेन ने राजा वायु को अवशोषित करने के लिए प्राथमिक जड़ राजा ड्रैगन पर अपना दावा बनाए रखा। वह वहां पूरे 1 महीने तक रहा। रक्त किरण ने भी काफी किंग एयर सोख ली और 1 महीने की ट्रेनिंग में वह पूरी तरह ठीक हो गया। इसी दौरान हान सेन 500 ड्यूक जीन्स हासिल करने में कामयाब रहा। लेकिन जीन्स की कहानी सिर्फ 3 जीन लॉक ही खोल पाए और फिर रुक गई। बाकी ड्यूक जीन जो हान सेन ने इकट्ठा किए थे उनका इस्तेमाल उसने जेडस्किन और ब्लड पल्स सूत्र के जीन लॉक खोलने में किया। जेडस्किन में भी 3 जीन लॉक की सीमा थी। पहला जीन लॉक खोलने से सूक्ष्म शरीर मिलता है। दूसरा जीन लॉक खोलने से खगोलीय पिंड मिलता है। तीसरा जीन लॉक खोलने से खगोलीय पिंड से ऊपर की कोई चीज मिलती है। तीसरा शरीर खगोलीय पिंड से अलग लगता है, लेकिन मैं ठीक नहीं बता सकता कि वह अंतर क्या है। हान सेन तीसरे जीन लॉक को खोलने के परिणामों से चकित था, हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। जैसे जैसे उसने प्रशिक्षण लिया, उसे एक और इनाम भी मिला। वह अपने डोनशुआन सूत्र को ड्यूक के स्तर तक लाने में कामयाब रहा। इसमें एक तत्व तो था, लेकिन चूंकि उसके पास अब ड्यूक जीन नहीं थे, इसलिए वह और जीन लॉक नहीं खोल सका। जीन्स की कहानी ने जब अपना तीसरा जीन लॉक खोला तो उसके शरीर में किंगीज की शक्ति को अवशोषित करना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किंगीज हान सेन की कोशिकाओं में पूरी तरह से विलीन हो गए हों और अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। हान सेन अभी भी राजा के बगीचे में रुकना चाहता था ताकि और ज्यादा राजा की हवा सोख सके। वह रक्त नाड़ी सूत्र और डोनशुआन सूत्र के लिए 3 जीन लॉक खोलना चाहता था। हालांकि उसकी उम्मीदें जल्द ही धराशायी हो गईं, क्योंकि बाइलिंग शुआंग आखिरकार आ गया। भाई 16, मैं नाइट चाम टाउन वापस जा रहा हूं, बाइलिंग शुआंग ने मित्रतापूर्ण लहजे में कहा। मैं खुद वहां जाना चाहता हूं, पर मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। हान सेन ने मन ही मन सोचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो यूं ही अच्छी बन रही हो। इस बार उसे क्या चाहिए? मैं चेयर और ड्रिंक्स तैयार कर दूंगी। आज रात मैं मेजबान रहूंगी। बाइलिंग शुआंग ने उसे एक आलसी मुस्कान दी। ऐसी स्थिति में मैं वहां रहूंगा। हान सेन की आंखें लालच से भरी थीं। हान सेन असल में जाना नहीं चाहता था, जाहिर है, लेकिन चूंकि बाइलिंग शुआंग ने इतना स्पष्ट निमंत्रण दिया था, इसलिए उसने सोचा कि वह उसे मना नहीं कर सकता।
उसे अंततः जाना ही था, इसलिए तुरंत राजी होने से उसकी पहचान पर कम संदेह होगा। बाय यी की चेर के प्रति उत्कट इच्छा जग जाहिर थी। अगर वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करता तो ये बहुत अजीब होता। नाइट चार्म टाउन के सबसे आलीशान स्वीट में हान सेन सोफे पर लेटा हुआ था। उसने एक हाथ से चेयर को सहजता से थामे रखा और दूसरे हाथ से वाइन का गिलास घुमाया। उसने बाय लिंग शुआंग की ओर देखा और कहा, बहन 10, मुझे बताओ कि तुम असल में क्या चाहती हो। आज शाम तुमने मेरे साथ बहुत उदारता दिखाई है। ये तो बस घूमने का मौका नहीं है। राजकीय बच्चों की परीक्षाएं जल्द ही आ रही हैं। भाई 16, आप उनके बारे में क्या योजना बना रहे हैं? बाय लिंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हान सेन ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए चेयर की गांड दबा दी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक प्रथम श्रेणी का राजा हूँ और अर्ध देवीभूत शाही बच्चे भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कुछ देवता भी भाग लेंगे। मेरा क्या मौका है? बाय लिंग शुआंग आंखें घुमाने को हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराई और बोली, शायद नहीं। परीक्षाएं पिताजी ने इसलिए तय की हैं ताकि हमारी प्रगति की समीक्षा की जा सके। हमें नंबर 1 होने की जरूरत नहीं है। हमें बस पिताजी को प्रभावित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। कुछ देर रुककर बाय लिंग शुआंग ने कहा, भाई 16, मैंने तुम्हारी हाल की प्रगति अपनी आंखों से देखी है। अगर तुम परीक्षा में भी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करोगे तो पिताजी जरूर ध्यान देंगे। तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, हान सेन ने असहज भाव से कहा। बाय लिंग शुआंग ने हान सेन को कुछ देर तक देखा और कहा, अगर तुम सचमुच परीक्षा में प्रथम स्थान नहीं पाना चाहते तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। क्या तुम और सुनना चाहते हो? मेरे पास लगभग हर चीज की कमी है। मेरे पास पैसों की भी साफ कमी है। प्लीज मुझे बताइए, सिस्टर टेन। हान सेन अचानक ज्यादा सतर्क दिखाई दिए और उन्होंने बाय लिंग शुआंग को दिलचस्पी से देखा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है कि परीक्षा में एक ऐसा काम है जिसके लिए तुम्हें अस्थि पर्वत पर जाना है। अस्थि पर्वत आम शाही बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। भाई 4 और बहन 3 के अलावा, जिन्हें देवता माना जाता है, कोई भी शाही बच्चा जो वहां जाता है वह सफल हो सकता है। यहां तक कि राजकुमार भी। लेकिन भाई 16, तुम अलग हो। तुम्हें राजाओं का संरक्षण प्राप्त है। तुम अस्थि पर्वत की चोटी तक जरूर पहुंच सकते हो। तुम मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि तुम क्या चाहते हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। तुम मुझे अस्थि पर्वत की चोटी तक पहुंचने में मदद करो और मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगी। बाय लिंग शुआंग की मुस्कान गायब हो गई थी और वह पूरी तरह गंभीर लग रही थी। नाइट चार्म टाउन से निकलते समय हान सेन परीक्षा के बारे में सोचने लगा। इस परीक्षा में शाही बच्चों की शक्ति का आकलन किया जाता था। कुछ परीक्षाओं में शाही बच्चों की नेतृत्व क्षमता और समूहों में उनकी सामूहिक शक्ति का आकलन किया जाता था। उनके रक्षकों को भी उनके साथ शामिल होने की अनुमति थी। लेकिन अन्य परीक्षण शाही बच्चों की व्यक्तिगत शक्ति पर केंद्रित थे। केवल शाही बच्चे ही उनमें भाग ले सकते थे। उदाहरण के लिए, इन गतिविधियों में से एक में बोन माउंटेन पर पैदल यात्रा करना और उसके शिखर तक पहुंचना शामिल था। बोन माउंटेन किंग्स किंगडम के 3 प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक था। यह एक्सट्रीम माउंटेन जितना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसकी चोटी तक पहुंचना आसान होगा। इसकी ढलानें काफी खतरनाक थीं। बोन माउंटेन पर चढ़ाई एक चुनौती थी जिसने शक्ति, साहस और सहनशीलता का प्रदर्शन किया। इस पर्वत को आमतौर पर रोड बोन माउंटेन कहा जाता था। वहां का वातावरण बेहद जहरीला था और जब लोग पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश छोड़ने से कतराते थे तो जहरीलापन उन्हें तब तक जंग में डाल देता था जब तक कि उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते थे। सिर्फ उनकी गर्वीली खोपड़ियां ही बची रहती थीं। हान सेन पहले कभी रोड बोन माउंटेन पर नहीं गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह की शक्ति से जूझना पड़ेगा। वह जानता था कि यह शक्ति साहस और सहन शक्ति को नष्ट कर सकती है और घमंडी प्राणियों को सिर नीचा करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन बाय लिंग शुआंग ने बताया कि यदि शाही बच्चों के पास किंगेस एओ या जू है तो उनके शिखर तक पहुंचने की संभावना अधिक होगी। हान सेन को एओ और जू समेत किंगीज का भरपूर संरक्षण प्राप्त था। रोड बोन पर्वत की चोटी तक पहुंचने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा थी, इसलिए बाय लिंग शुआंग उसकी मदद के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। बाय लिंग शुआंग रोड बोन पर्वत की चोटी पर जाना चाहता था, राजा बाय की तारीफों के लिए नहीं बल्कि रोड बोन पर्वत से मिलने वाले फायदों के लिए। ये फायदे सिर्फ उस जगह की चोटी पर पहुंचकर ही हासिल किए जा सकते थे।
वह जो हासिल करना चाहती थी उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में बाइलिंग शुआंग ने विस्तार से नहीं बताया, और हान सेन ने भी नहीं पूछा। रोडबोन माउंटेन की चोटी पर क्या है? जैसे ही हान सेन इस बारे में सोच रहा था, उसका फोन बजने लगा। उसने उस नंबर पर नजर डाली जो उसे कॉल कर रहा था और पाया कि वो अज्ञात लिखा हुआ था। उसने खुद को बाई के रूप में छिपा लिया था, लेकिन उसने अपना पुराना फोन नंबर रख लिया था। हालांकि उसने ग्रहण ग्रह पर किसी से भी संपर्क न करने की सावधानी बरती थी, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सट्रीम किंग कॉल देखकर कुछ पकड़ ले। अब अचानक एक अजीब नंबर से उसका फोन आया, जो उसे थोड़ा उलझन में डाल रहा था। वह थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर भी उसने फोन उठाया। वह उत्सुक था। लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत महिला उसकी स्क्रीन पर दिखाई दी। उसका चेहरा दिव्य लग रहा था और उसकी पन्ने जैसी आंखें मनमोहक थीं। उसके स्तन छोटे थे, लेकिन बाकी सब कुछ शानदार था। हान सेन ने वीडियो में दिख रही महिला को देखा। वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला तो नहीं थी, लेकिन वह उसे 10 में से 9 नंबर देता। फिर भी उसे याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कभी देखा था। तुम? हान सेन ने उस औरत की तरफ देखा और उसे उसका संकोची भाव नजर आया। जितनी देर तक वह उसे देखता रहा, वह उतनी ही जानी पहचानी लगने लगी। उसे बस याद नहीं आ रहा था कि वे कहाँ मिले होंगे। मैं निंग यू हूँ, क्या तुम बात कर सकती हो? महिला की आवाज बहुत साफ थी, लेकिन उसके शब्दों ने हान सेन को चौंका दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। हान सेन उस औरत के साथ अपनेपन का एहसास नहीं कर पा रहा था। हालांकि निंग यू नाम सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका दिया गया हो। अब उसे समझ आ गया था कि यह जाना पहचाना एहसास कहाँ से आया था। स्त्री शरीर होने के अलावा वह स्त्री दिखने और व्यवहार में भी निंग यू जैसी ही थी। अगर उसकी पन्ने जैसी आंखों ने उसकी नजरें न खींची होती तो हान सेन शायद अंदाजा लगा लेता कि वह कौन थी। फिर भी हान सेन अभी भी अवाक रह गया। रुको, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। हान सेन ने कॉल खत्म की और अपने कंप्यूटर पर चला गया। उसने लॉग इन किया और उस नंबर पर वापस कॉल किया। कॉल की घंटी बजी और उस खूबसूरत महिला की छवि हान सेन के कंप्यूटर पर दिखाई दी। क्या बात है? हान सेन ने अपनी हंसी रोक ली। उसे नहीं लगता था कि कोई निंग यू का भेष धारण कर सकता है। निंग यू एक बहुत ही खास इंसान था, इसलिए उसका वेश धारण करना मुश्किल था। लेकिन अगर कोई किसी की पहचान चुराने की इतनी भी कोशिश करे तो वह निंग यू को ही क्यों चुनेगा? वह जीनो ब्रह्मांड में न तो प्रसिद्ध था और न ही महत्वपूर्ण, तो फिर क्या फायदा? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अगर कुछ फायदा भी होता तो भी कोई किसी औरत को निंग यू का भेष नहीं पहना सकता था। ये तो हद ही हो गई। हान सेन को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख निंग यू की आंखें फड़क उठीं। भावशून्य स्वर में उसने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। निंग यू को नर्क ने पकड़ लिया था और उसे एक गुप्त नर्क जनित स्थान में गुलामी में धकेल दिया गया था। कैद के दौरान एक काली चट्टान से एक अजीब औरत प्रकट हुई। उसने बिना किसी भेदभाव के सभी नर्कवासियों और गुलामों को मार डाला। निंग यू को इस अफरा तफरी के दौरान एक छोटी हरी तलवार हाथ लगी थी और उसने उससे नर्क के राजा और चट्टान से निकली महिला को मार डाला। उन्हें मारने के बाद निंग यू को पता चला कि नर्क के राजा और वह महिला दोनों ही देवता रूपी कुलीन थे, न कि अर्धदेवी रूपी जैसा उसने सोचा था। ये देखकर निंग यू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उस छोटी हरी तलवार में इतनी शक्ति कैसे थी। निंग यू के पास सिर्फ एक मार्क्वेस जितनी ही शक्ति थी। अगर उसके पास कोई देवता रूपी हथियार भी होता तो भी वह एक देवता रूपी विदेशी जनित प्राणी को नहीं मार पाता। लेकिन उस छोटी हरी तलवार ने 2 देवता रूपी विदेशी जनित प्राणियों का आसानी से सिर धड़ से अलग कर दिया था। बेशक वे घायल हुए थे, इसलिए इस पर विचार करना जरूरी था। लेकिन छोटी हरी तलवार की ताकत अभी भी अचंभित करने वाली थी। तुम कहते हो कि तुमने हरी तलवार का इस्तेमाल 2 देवता बने विदेशी लोगों को मारने के लिए किया था? हान सेन ने निंग यू को घूर कर देखा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हान सेन ने थंडर गॉड स्पाइक का इस्तेमाल भी किया होता तो भी वह देवता बने जेनोजेनिक्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। निंग यू तो बस एक मार्क्वेस था। छोटी हरी तलवार से उसने जो कमाल किया था वह थोड़ा अविश्वसनीय था। हाँ, और मुझे एक देवताकृत पशु आत्मा प्राप्त हुई। निंग यू ने छोटी हरी तलवार निकाली। यह एक देवता रूपी पशु आत्मा है। तुमने बड़ी जीत हासिल कर ली। हान सेन का सदमा कम होने के बाद उसने निंग यू की छोटी तलवार देखी। उसकी धार 2 अंगुल चौड़ी थी। वह गहरे हरे रंग की एक आकर्षक छटा थी, लेकिन रंग के अलावा तलवार में कुछ भी खास नहीं लग रहा था।
धार पर कोई नक्काशी नहीं थी और उसके साथ पहनने के लिए म्यान भी नहीं था। मैं इससे कमाना नहीं चाहता था, निंग यू ने गंभीरता से कहा। उसने हरी तलवार को पलटकर हान सेन को उसका दूसरा पहलू दिखाया। उस पर एक हरा निशान था, मानो किसी तरल पदार्थ ने उसकी सतह पर दाग लगा दिया हो। वह क्या है? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, ये जाएगा नहीं। निंग यू रुकी और फिर बोली, जब मैंने उन 2 देवताओं को मार डाला तो उनके शरीर तरल हो गए, फिर गायब हो गए। कुछ भी नहीं बचा, एक भी विदेशी जीन नहीं। जब हान सेन ने ये सुना तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। देवताकृत ज़ेनोजीनिक्स के साथ उनके पूरे शरीर ही उनके ज़ेनोजीन जीन थे। किसी एक को पिघलाना संभव नहीं होना चाहिए था। इसका संबंध हरी तलवार से होना चाहिए था। मैं विदेशी दुनिया से बाहर आ गई। पहली बार जब मैं सोने गई तो मैं ऐसी दिख रही थी। निंग यू ने आह भरी। ओह, क्या तुम हार गए? हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नहीं, मेरी मर्दानगी अभी भी यहाँ है, लेकिन मेरे कुछ हिस्से औरतों जैसे दिखते हैं। निंग यू के गाल की एक मांसपेशी में ऐंठन हुई। हान सेन ने खामोशी को तोड़ने के लिए अजीब तरह से खांसी। क्या तुमने स्थिति को ठीक करने के लिए अपनी छोटी तलवार का उपयोग करने की कोशिश की है? हान सेन को अचानक एहसास हुआ कि वह निंग यू की छोटी तलवार के बारे में बात कर रहा था और उसने इस विचार से छुटकारा पाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। निंग यू ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने इसे नष्ट करके फेंक भी दिया है। मैंने इसे बेचने की भी कोशिश की है। मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरा शरीर ऐसा ही रहता है। और जब भी मैं सोने जाती हूं तो उठने पर यह चीज मेरी छाती पर पड़ी होती है। लगता है ये कोई बुरी तलवार है। तुम क्या करोगे? हान सेन जानता था कि निंग यू बहुत ही निर्णायक इंसान है। उसने सिर्फ बेकार की गपशप करने के लिए हान सेन से संपर्क नहीं किया होगा। छोटी हरी तलवार एक अज्ञात स्थान की खदान से आई थी, इसलिए मैं वहां वापस गया और नर्क के राजा के स्थान की तलाशी ली। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। हालांकि खदान ज्यादातर बंद थी, फिर भी मुझे कुछ दिलचस्प जरूर मिला। नर्क एक दूसरी जाति के नियंत्रण में था और इस प्रमुख जाति ने उन्हें खनन कार्य चलाने का काम सौंपा था। महल और मूर्तियां बनाना तो बस एक दिखावा था, उनका असली मकसद खदानों के नीचे मौजूद चीजों तक पहुंचना था। कुछ देर रुकने के बाद निंग यू ने कहा, इस हरे रंग की तलवार का पता लगाने के लिए हमें खदान से शुरुआत करनी होगी। हान सेन ने कहा, यह सबसे अच्छा होगा कि आप अभी ज़ेनोजेनिक क्षेत्र को छोड़ दें। मैं 1000 खजानों वाले ग्रह पर हूँ। जाने से पहले मैंने वहां अपनी मौजूदगी के सारे निशान मिटा दिए, निंग यू ने कहा। क्या तुम जानते हो कि इस सब के पीछे कौन था? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतनी जानकारी मिली कि एक महाशक्तिशाली जाति नर्क को नियंत्रित कर रही है। इसकी पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं है। निंग यू ने सिर हिलाया। हान सेन एक पल के लिए चुप रहा। मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी अपनी ही किसी परेशानी में फंसा हूं और मैं अभी एक स्ट्रीम किंग को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मेरा इंतजार करो तो मैं यहां से निकलते ही तुमसे संपर्क करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है। निंग यू ने इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ और बातें तय की और फिर फोन रख दिया। हान सेन का चेहरा तमतमा रहा था। वह हंसना चाहता था पर हंस नहीं पा रहा था। खुशकिस्मती से निंग यू एक शांत स्वभाव का इंसान था जो मुसीबतों को सहजता से लेता था। अगर यही हाल हान सेन के साथ होता तो वह पागल हो जाता। हान सेन ने एक स्ट्रीम किंग का एक आकाशगंगा का नक्शा निकाला और निंग यू द्वारा बताए गए ज़ेनोजेनिक स्पेस को खोजा। वह सूची में नहीं था। उसने उस सिस्टम को भी खोजा जिसमें ज़ेनोजेनिक स्पेस के होने की संभावना थी। वह सिस्टम स्काई पैलेस के अधीन एक छोटी जाति का था। ये जाति इतनी छोटी थी कि वे लगभग अज्ञात थे। लगता है इसका इस छोटी सी जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है ज्यादातर लोग उस विदेशी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते। हान सेन ने मन ही मन सोचा, नर्क और इसके पीछे का गुट बहुत ही गुप्त है। यह उनका क्षेत्र नहीं हो सकता। शायद वे स्काई पैलेस से संबद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने इस खदान को गुप्त रूप से चलाया। अगर वे उस विदेशी क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करने में हिचकिचा रहे हैं तो निंग यू और मेरे पास एक मौका हो सकता है। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए हान सेन को सिरदर्द होने लगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या एक स्ट्रीम किंग को छोड़ने में उसकी असमर्थता थी। मिस मिरर उसे आज़ाद नहीं होने देंगी। हान सेन की सीमित शक्ति एक समस्या थी। उस जगह जमीन से देवताकृत विदेशी जीव खोदे जा सकते थे और अगर उन्हें कोई मिल भी जाता तो उसके पास उससे निपटने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी।
अगर वह वहां जाना चाहता था तो उसे उस छोटे लाल पक्षी को ले जाना पड़ता, वरना अगर किसी और कुलीन जीव से उनका सामना हो जाता तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। हान सेन सोच रहा था कि अगर उसे निंग यू जैसी कोई भयानक चीज मिल गई तो क्या होगा। उसके मन में बस यही ख्याल उसे सिहरन पैदा करने के लिए काफी थे। उसकी खोपड़ी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। फिर भी निंग यू किसी भी काम में जल्दबाजी करने वाला इंसान नहीं है। उसे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कुछ और करने से पहले अपनी मौजूदा स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हान सेन ने ये सोचकर भौहें चढ़ा ली। उसने और लैन हेक्सिन ने मिलने का समय तय किया। वह उस अवशेष को देखना चाहता था जिसके बारे में उसने बात की थी। अगर वह उस पर दावा कर पाता तो शायद उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो जाता। अगर लैन हेक्सिन ने उसे हथिया भी लिया तो भी वह बाई यी की पत्नी थी। हान सेन ही उसे अवशेष दिलाने में मदद करेगा, इसलिए उसे इस सौदे से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। हान सेन ने सोचा कि लैन हेक्सिन और बाकियों के साथ जाना बुरा नहीं होगा, इसलिए उसे घसीटे जाने का कोई मलाल नहीं था। दरअसल उसे खुद में थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। अवशेष देखने जाने से पहले उसके पास बहुत कम समय था। उस दिन राजा के बगीचे में जाने के बजाय उसने घर पर ही डोंगशुआन सूत्र के रहस्यों का अध्ययन किया। डोंगशुआन सूत्र अन्य जीनों कलाओं से अलग था। अगर उसका स्तर बढ़ता भी तो भी उसे अपनी विकसित होती शक्तियों का उपयोग करना सीखना होता। ये ऐसे कौशल नहीं थे जिनका वह तुरंत उपयोग कर सकता था। हान सेन को डोंगशुआन सूत्र के मूल तत्व के बारे में मूलतः कुछ भी नहीं पता था। ये डोंगशुआन आभा जैसा ही था, लेकिन वह बता सकता था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अब हान सेन को यह पता लगाना था कि यह वास्तव में क्या था। उन्होंने मूव माउंटेन सी कॉन्च बीस्ट सोल का भी अध्ययन किया, जो उन्हें काफी दिलचस्प लगा। इससे निकलने वाली नीली रोशनी अद्भुत थी, लेकिन जब इसे जीवों पर डाला जाता था तो इसका कोई सीधा असर नहीं होता था। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद हान सेन को कुछ पता चला। उन्हें मूव माउंटेन किंग एरिया का सही इस्तेमाल करने का तरीका समझ आ गया। अंडरवाटर टाउन के महल के बाहर सायरन कुलीन इकट्ठा हुए। उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से 200 थी। 5 राजा श्रेणी की सायरन थी और एक अर्ध देवी थी। लैन हेक्सिन राजा वर्ग की थी। सायरन जाति के अवशेष बहुत ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन वे हान सेन के लिए काम नहीं करते थे। वे सिर्फ लैन हेक्सिन के आदेशों का पालन करते थे। बाई यी कुंवारी लड़कियों की आखिरी पीढ़ी का था और वह लैन हेक्सिन का पति था। लेकिन जहां तक उन सायरन की बात है, वह कुछ भी नहीं था। यदि हान सेन ने हाल के दिनों में प्रभावशाली प्रगति नहीं की होती तो वे अब भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते। लैन हेक्सिन बाओ एर को लाइन में सबसे आगे ले आए। हान सेन और ब्लड किरिन को आते देख बाओ एर घबरा गई। वह लैन हेक्सिन के पीछे छिप गई और अपने कपड़े खींचने लगी। डरो मत, बड़ी बहन यहाँ है। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, लैन हेक्सिन ने बाओ एर को गले लगाने के लिए खुद को नीचे झुकाते हुए शांति से कहा। इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री, ये सचमुच बेकार है कि उसने अभिनय में करियर नहीं बनाया। हान सेन ये नज़ारा देखकर रो पड़ा। बाओ एर वाकई बहुत अच्छी थी। अगर वह असली बाओ एर को नहीं जानता तो वह पूरी तरह से मूर्ख बन जाता। हान सेन ठंडी हंसी और बाओ एर की तरफ देखा। मत भूलना कि वो मेरी बेटी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। बाओ एर को मत छूना। तुम मेरे गुस्से का अंजाम नहीं झेल पाओगे। ये देखकर कि बाओ एर अभी भी डरने का नाटक कर रही थी और उसके पीछे छुप रही थी, लैन हेक्सिन ने हान सेन को घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो। वह सायरन में से नहीं है। हान सेन ने बाओ एर को देखा और अपने होंठ चाटे। हम जा रहे हैं। हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो, उसका हम पर कोई असर नहीं होगा। लैन हेक्सिन ने बाओ एर को आगे खींच लिया और हान सेन की बात अनसुनी कर दी। हान सेन ने कंधे उचकाए और रक्त किरिन पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़ा। सायरन वाले पीछे कतार में खड़े थे, सभी काफी उत्साहित लग रहे थे। वे आगे क्या होने वाला है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजकुमार, क्या मैं पीछे रह सकती हूँ? लिली हान सेन के पीछे खड़ी हो गई और धीरे से अनुमति मांगी। तुम नहीं जाना चाहती? हान सेन ने लिली को अजीब नजरों से देखा। लिली ने जवाब देना शुरू ही किया था कि अचानक लैन हेक्सिन के बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सायरन फुसफुसाई, ये सायरन के लिए एक बड़ा दिन है और हम सबको जाना होगा। क्या तुम हम में से एक नहीं हो? लिली चौंक गई और उसने बचाव के लिए अपनी बाहें अपने शरीर के चारों ओर लपेट ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और लिली परेशान दिखी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ।
हान सेन रक्त किरण पर सवार होकर लैन हेक्सिन के पीछे धीरे धीरे चल रहा था। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह ही न हो, लेकिन सच तो ये था कि उसे पता ही नहीं था कि अवशेष कहाँ है। वह सावधानी से लैन हेक्सिन के पीछे खड़ा रहा क्योंकि उसे दल का नेतृत्व करने की जरूरत नहीं थी। हान सेन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सामने खड़ी बूढ़ी औरत सायरन उन्हें प्लेनेट वाटर जोन से दूर नहीं ले जा रही थी। दरअसल वे समुद्र की गहराई में जा रहे थे। क्या सायरन का खजाना यही ग्रह पर है? अगर खजाना यही है तो वे इसे अभी क्यों नहीं ले गए? हान सेन ने 1 मिनट सोचा और अचानक उसे एहसास हुआ, हो सकता है कि लैन हेक्सिन और बाकियों के पास यह अवशेष न हो सकता है कि वे इसे अपने साथ नहीं लाए हो सकता है कि जब वे यहाँ आए थे तब यह अवशेष पहले से ही ग्रह जल क्षेत्र पर मौजूद रहा हो। हान सेन ने कुछ और सोचा और कई बारीकियों पर गौर किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा ही हो रहा है तो बाई की माँ को वह अवशेष अपने पास रखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो बाई की माँ ने वह अवशेष अपने बेटे को क्यों नहीं दिया? बाई के कंप्यूटर पर गुस्से से भरी डायरी में लिखी प्रविष्टियों के आधार पर उसे पता नहीं था कि अवशेष कहाँ है, लेकिन लैन हाइक्सिन को पता था। इस पूरे मामले का कोई मतलब नहीं है। हान सेन ने कुछ और सोचा, लेकिन उसे इसका कोई ठोस कारण नहीं सूझा। आखिरकार वह इस निरर्थक सोच से थक गया, इसलिए उसने सोचा कि अब आगे बढ़ना है और देखना है कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाती है। वह उस अवशेष को अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन अगर वह न ले सका तो भी कोई बात नहीं। आखिरकार वह उसका था ही नहीं। उस बूढ़ी सायरन महिला के मार्गदर्शन का पालन करते हुए हान सेन और अन्य लोग समुद्र के नीचे एक पहाड़ के पास रुक गए। हान सेन ने भौहें सिकुड़ी और चारों ओर देखा। वह इस पानी के नीचे के पहाड़ से अच्छी तरह वाकिफ था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो वह मूव माउंटेन सी कॉन्च का पीछा कर रहा था। दरअसल यही उसने मूव माउंटेन सी कॉन्च और क्रिस्टल गॉड कॉन्च दोनों को मार डाला था। लेकिन हान सेन उस समय पहाड़ के बाईं ओर था। अब वह पहाड़ के दाईं ओर था। क्रिस्टल देवता शंख का इस अवशेष से कोई संबंध तो नहीं हो सकता, हान सेन ने सोचा। उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। बाई ने ग्रह जल क्षेत्र के सभी उच्च श्रेणी के जेनोजेनेसिस को मार डाला था। इस पानी के नीचे के पहाड़ पर 2 राजा और एक देवता थे। ये वाकई अजीब था। मेरी महिला, ये ठीक है। बूढ़ी सायरन महिला एक चट्टान के सामने चली गई और लैन हेक्सिन को प्रणाम किया। लैन हेक्सिन ने सिर हिलाया और बाव एयर को महिला सायरन गार्ड को दे दिया। फिर वह पहाड़ के सामने चली गई और अपने गले से हार उतार लिया। हार सादा था, एक लाल चेन जिस पर नीले पत्थर का पेंडेंट जड़ा था। वह रत्नों जैसा चमकदार नहीं था, इसलिए कुछ खास नहीं लग रहा था। अगर लैन हेक्सिन ने उसे अभी बाहर नहीं निकाला होता तो हान सेन को कभी पता ही नहीं चलता कि वह कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह सड़क के किनारे पड़ा होता तो वह उसे देखकर ही निकल जाता। वह देखने में इतना साधारण था कि ध्यान भी नहीं खींचता था। पहाड़ की ढलान में एक छोटा सा त्रिकोणीय गड्ढा था और लैन हाइक्सिन ने नीले पत्थर को उसमें सरका दिया। पत्थर उस छोटे से गड्ढे में बिल्कुल फिट हो गया। तभी पहाड़ के भीतर से एक तेज आवाज आई। पूरा पानी के नीचे का पहाड़ हिल गया, जिससे नीचे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, लेकिन जब हान सेन ने नीचे देखने की कोशिश की तो उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। समुद्र का पानी भी किसी गुप्त शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया था। रास्ता सूखा था। बूढ़ी सायरन महिला धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई और लैन हेक्सिन, बाव एयर और अन्य सायरन को अपने साथ ले आए। हान सेन ने भौहें चढ़ाई और लैन हाइक्सिन के पीछे चल पड़ा। उसने चारों ओर संदेह से देखा, किसी अदृश्य चीज को लेकर घबराहट महसूस कर रहा था। हालांकि वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि उसे बेचैनी किस बात ने पैदा की थी। लेकिन हान सेन की सहज बुद्धि विश्वसनीय थी। उसे जानवर की आत्मा मिलेगी या नहीं, इस बारे में उसके अनुमान के अलावा उसकी बाकी भावनाएं भी काफी सटीक थीं। यदि हान सेन इतना अशांत महसूस कर रहा था तो उस जगह पर अवश्य ही कोई खतरा छिपा हुआ था। लेकिन उसे अभी तक ऐसी कोई उपस्थिति नजर नहीं आ रही थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, मानो उनका अंत ही न हो। लोग अंधेरे में पवित्र ज्योतियों की तरह चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी उनके आसपास के क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पा रही थी, और उनकी रोशनी नीचे तक ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। हान सेन ने अंधेरी सीढ़ियों से नीचे देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भयानक जानवर के नारकीय मुंह में जा रहा हो। लिली डर गई थी और वह ब्लड किरण के जितना हो सके करीब खड़ी हो गई। उसने खुद को लगभग हान सेन के पैरों से लिपटा हुआ पाया।
वह आमतौर पर ब्लड किरण से डरती थी और जितना हो सके उससे दूर रहती थी। जाहिर है अंधेरे ने उसे कहीं ज्यादा डरा दिया था। हान सेन और ब्लड किरण के इतने करीब रहने के उसके फैसले से पता चल गया कि वह सचमुच कितनी डरी हुई थी। किसी और हालात में हान सेन उसे दिलासा दे चुका होता, लेकिन उसने बाईगी का भेष धारण कर रखा था। बाईगी दूसरों के लिए दया और चिंता दिखाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए उसने ऐसे दिखावा किया जैसे देखने लायक कुछ हो ही ना। समूह चुपचाप आगे बढ़ गया। हान सेन को ठीक से पता नहीं था कि वे कितनी देर से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि कम से कम 8 घंटे बाद उन्हें अंधेरे में आगे एक रोशनी दिखाई दी। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बूढ़ी सायरन महिला खुश दिख रही थी और वह थोड़ी तेजी से आगे बढ़ी। रोशनी तेज होती गई। आधे घंटे और चलने के बाद हान सेन ने देखा कि रोशनी में क्या चमक रहा था, और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। यह एक क्रिस्टल महल था जो ऐसा लग रहा था मानो किसी पौराणिक कथा से निकला हो। पूरा महल पवित्र प्रकाश और रहस्यमय बादलों से नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वप्न हो। जब हान सेन और बाकी लोग पास आए तो उन्होंने देखा कि क्रिस्टल पैलेस के गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा था। उस पर सचमुच क्रिस्टल पैलेस लिखा था। क्रिस्टल पैलेस को देखकर हान सेन घबरा गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्रिस्टल पैलेस पूरी तरह से पारदर्शी था, मानो उसे बेदाग क्रिस्टल से गढ़ा गया हो। उसे उसके आर पार देख पाना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टल पैलेस के अंदर बादल और इंद्रधनुषी रोशनी की अजीब सी चमक थी। महल के अंदर क्या है, ये देखना नामुमकिन था। इंद्रधनुषी रोशनी ने हान सेन को चौंका दिया। ये क्रिस्टल देवता शंख के इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। क्रिस्टल पैलेस का क्रिस्टल उस पदार्थ जैसा दिखता था जिससे क्रिस्टल भगवान शंख का खोल बना था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? हान सेन ने सोचा, लेकिन उसे इस पर संदेह था। अब हान सेन आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। अगर क्रिस्टल देव शंख क्रिस्टल पैलेस का कोई भूत प्रेत था तो हो सकता है कि अंदर कोई और देवता बना भूत प्रेत भी हो। हान सेन ने बाव र और उसके कंधे पर बैठी छोटी लाल चिड़िया की तरफ देखा। उन्हें उस जगह की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। हान सेन सोच ही रहा था कि टीम क्रिस्टल पैलेस के गेट के सामने आ पहुंची। वहां लेन हेक्सिन ने हान सेन की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। हान सेन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि लेन हेक्सिन का क्या मतलब था, लेकिन वह अपनी उलझन जाहिर नहीं कर सका। इसलिए हान सेन क्रिस्टल पैलेस के गेट को देखता रहा, विचारों में खोए रहने का नाटक करता रहा। तुम तो यहां आ ही गए। किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मां पर भरोसा नहीं? अगर उन्होंने क्रिस्टल पैलेस का दरवाजा सिर्फ तुम्हारे खून के लिए ही नहीं खोला होता तो मैं उनकी बात नहीं मानती। लेन हेक्सिन ने हान सेन को ठंडेपन से देखा। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि क्रिस्टल पैलेस कहाँ है, तो क्या तुम सचमुच हमारे सौदे से पीछे हटने की कोशिश करोगे? यह अवशेष बाईगी की मां ने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने इसे बाईगी को क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने बाईगी को इसके स्थान के बारे में भी नहीं बताया, बल्कि इसे लेन हेक्सिन जैसी किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया। क्या बाईगी की मां कोई देशभक्त थी जो सायरन की भलाई को सबसे ज्यादा महत्व देती थी? हान सेन को लगा कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। बूढ़ी सायरन महिला ने हान सेन की ओर देखा, जो वहीं जड़ हो गया था। लेन हेक्सिन की बात अनसुनी करते हुए वह और भी कठोर स्वर में चिल्लाए, मेरे राजकुमार, न तो तुम्हारा खून शुद्ध है और न ही पवित्र कुंवारी का खून। अगर तुम्हें पता भी होता कि अवशेष कहाँ है, तो भी पवित्र कुंवारी के खून के बिना तुम अवशेष को सक्रिय नहीं कर पाते। पिछली पवित्र कुंवारी ने तुम्हारे जिद की वजह से अवशेष को तुमसे छिपाया था। उसे डर था कि तुम इससे खुद को चोट पहुंचाओगे। हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कैसे पता चलता कि वह मुझे अवशेष देना ही नहीं चाहती थी? लेन हेक्सिन नाराज हो गई। तुम्हें अपनी ही मां पर शक है। तुम्हें बेटा होना शर्म की बात होगी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है जिन्होंने तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की है। बूढ़ी सायरन महिला ने कहा, मेरे राजकुमार, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आखिरी पवित्र कुंवारी नहीं चाहती थी कि आपको अवशेष मिले, तो उसने क्रिस्टल पैलेस को आपके खून से खोलने के लिए क्यों प्रोग्राम किया? उसे चिंता थी कि आप अवशेष लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे, अकेले यहां आएंगे और इससे चोट खाएंगे। अब आप पवित्र कुंवारी लेन के साथ अवशेष ले सकते हैं। आप दोनों के खून को मिलाकर अवशेष को सक्रिय कर पाएंगे। इस तरह कोई जोखिम नहीं होगा। यही तो आखिरी पवित्र कुंवारी चाहती थी। फिर से खून का इस्तेमाल। मैं असल में बाईगी नहीं हूं। क्या मेरा खून क्रिस्टल पैलेस खोल सकता है? हान सेन उदास हो गया और फिर उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि क्रिस्टल पैलेस का प्रोग्रामिंग ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी पर केंद्रित हो। मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही होगी।
अगर यह काम नहीं करता तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि मैंने हान सेन के शरीर को पूरी तरह से नहीं हराया है और मेरे पास अभी भी कुछ जीन हैं जिन्हें उन्हें वश में करना है। मैं उन्हें बता सकता हूं कि मैं फिर कभी कोशिश करने आऊंगा। मुझे इसे यथासंभव लंबे समय तक रोकना होगा। हान सेन ने एक योजना सोची और क्रिस्टल पैलेस के दरवाजे तक गया। उसकी दाहिनी आंख की पर्पल आई बटरफ्लाई तेजी से घूम रही थी जब वह अपने सामने लगे क्रिस्टल दरवाजे को देख रहा था। क्रिस्टल का दरवाजा 10 मीटर ऊंचा था और बहुत शक्तिशाली लग रहा था। उसके चारों ओर एक धुंधला सा प्रभामंडल था और वह इंद्रधनुष के रंगों से भरा हुआ था। वह जादुई सा लग रहा था। यह दोहरा दरवाजा था और दोनों तरफ एक महिला सायरन का चित्र बना हुआ था। यह महल स्पष्ट रूप से सायरन द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि इसकी शैली बहुत विशिष्ट थी। हान सेन जानता था कि वह दरवाजे पर खून गिराकर यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह खुल जाएगा। जरूर कोई न कोई सिस्टम जरूर होगा और हान सेन इसी की तलाश में था। अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली की सहायता से हान सेन को दरवाजे पर एक विशेष स्थान मिला। दरवाजे के दोनों ओर एक सायरन महिला की नक्काशी थी और दोनों महिलाओं के हाथ एक दूसरे में लिपटे हुए थे। चारों हाथ एक क्रिस्टल की बोतल पकड़ने के लिए एक साथ आए थे। क्रिस्टल की बोतल दरवाजे के बीचों बीच रखी थी। क्रिस्टल की बोतल की शैली ने हान सेन को परेशान कर दिया क्योंकि यह उसे क्रिस्टल भगवान शंख की कांच की चादरों की याद दिलाती थी। क्रिस्टल की बोतल किसी नक्काशी जैसी थी। बोतल के बीच में एक छोटा सा छेद था। अगर वह ध्यान से नहीं देखता तो उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई से हान सेन देख सकता था कि बोतल कैसे बनाई गई थी। हान सेन दरवाजे के ठीक सामने चला गया। उसने क्रिस्टल की बोतल पर बनी नक्काशी की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही वह पास पहुंचा उसने ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को पानी में बदल दिया। उसकी उंगलियां छेद से टकराईं और उसकी उंगलियों से थोड़ा पानी निकलकर उसमें टपकने लगा। फिर हान सेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक कदम पीछे हट गया। उसने क्रिस्टल पैलेस के दरवाजे को देखा। लेन हेक्सेन और बाकियों की प्रतिक्रिया से हान सेन को पता चल गया कि उसने सही किया है। लेकिन फिर भी वह सावधानी बरत रहा था। उसने सोचा कि अगर वह क्रिस्टल पैलेस का दरवाजा नहीं खोल पाया तो क्या कहेगा। कच्चा चा हान सेन तेजी से स्पष्टीकरण तैयार कर रहा था, तभी क्रिस्टल पैलेस का दरवाजा जोर से टूटा और अंदर की ओर खुल गया। लेन हेक्सेन और बाकी सायरन खुशी से खिलखिलाकर मुस्कुराए। हान सेन मन ही मन हैरान था। मैं इसे खोल पाया। हान सेन को दरअसल उम्मीद थी कि उसे खोलने की उसकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। कामयाबी का मतलब था कि उसकी बेचैनी अभी भी बनी रहेगी। क्रिस्टल पैलेस के जितना करीब वो जाता उतना ही बेचैन होता। दरवाजा खुला और क्रिस्टल पैलेस के अंदर सब कुछ दिखाई दिया। बड़े दरवाजे के पार एक सुनहरा हॉल था जो क्रिस्टल से बना था। हॉल के अंत में एक वेदी थी। वेदी के चबूतरे पर एक छोटी सी क्रिस्टल की बोतल रखी थी। उसके अंदर इंद्रधनुष जैसा कुछ धुंधला सा घूम रहा था। ये नज़ारा बेहद रहस्यमय था। लेन हेक्सेन और अन्य लोग हॉल में जाने के लिए बेताब थे। हान सेन एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने उनके साथ अंदर चलने का फैसला किया। छोटी लाल चिड़िया के वहां होने से वह और बाव एर सुरक्षित रहेंगे। लिली डर गई थी और वह हान सेन के पास ही रही। हान सेन धीरे धीरे चल रहा था और वह लेन हेक्सेन और बाकियों पर नजर रख रहा था। उन्हें अभी तक किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। पूरा हॉल बहुत शांत था। लेन हेक्सेन और अन्य लोग वेदी के सामने खड़े थे। बूढ़ी सायरन महिला मंच पर रखी छोटी बोतल को घूर रही थी। तभी अचानक उसने कहा, हाँ, ये हमारा अवशेष है सायरन बोतल। हमारी जाति एक बार फिर राख से उठ खड़ी हो सकती है। उसके बाद उसकी उत्तेजना फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से भरी वह बार बार बोतल के आगे झुकी। सभी सायरन बूढ़ी सायरन महिला की नकल करते हुए झुकने लगे। यहां तक कि लेन हेक्सेन भी सायरन बोतल के सामने झुक गई। हान सेन इसमें हिस्सा लेने के मूड में नहीं था। वह बस खून की बोतल के ऊपर बैठा रहा और बोतल को घूरता रहा। बोतल लगभग एक आदमी के हाथ जितनी बड़ी थी। बोतल बहुत ऊंची थी और उसके किनारों से कांच के 2 पंख निकले हुए थे। बोतल के दोनों पंखों पर सायरन महिलाओं के चेहरे बने थे। बोतल छोटी थी लेकिन उस पर की गई कारीगरी बहुत ही नाजुक थी। दोनों सायरन महिलाएं लगभग जीवित लग रही थीं, मानो असली लोग उस पर मुस्कुरा रहे हों। बोतल बहुत सुंदर थी। उसके चारों ओर एक प्रभामंडल था और अंदर से एक इंद्रधनुष चमक रहा था। वह पवित्र लग रही थी, लगभग पवित्र। हालांकि जब भी हान सेन बोतल को देखता उसे वह भयावह लगती।
बाय ये अब आप और मैं पवित्र बोतल का दावा कर सकते हैं, लेन हेक्सिन ने हान सेन से कहा, लेकिन वह मंच के सामने खड़ी रही। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। सायरन की बोतल साफ तौर पर अच्छी चीज थी। उसकी बैंगनी आंखों वाली तितली उसे इतना तो बता ही सकती थी। बैंगनी आंखों वाली तितली बोतल का विश्लेषण नहीं कर सकती थी, इसलिए वह किसी तरह का दिव्य खजाना ही होगा। लेकिन सायरन बोतल की बुरी उपस्थिति ने हान सेन को डरा दिया। वह उसे लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। ये देखकर कि हान सेन अभी भी पीछे खड़ा था, लेन हेक्सिन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या तुम हमेशा से इस अवशेष को नहीं चाहते थे? अब पीछे क्यों हट रहे हो? हान सेन मुस्कुराया और बोला, जाहिर है मुझे यह अवशेष चाहिए, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही है?